नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हर्षवर्धन का है। किसका? हर्षवर्धन का हम देखेंगे क्वेश्चन, जिसमें से कुल 45 या 50 क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या और भी सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी सब्जेक्ट के जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, तो चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं हर्षवर्धन का। इसमें देखेंगे हम हर्षवर्धन के क्वेश्चन। ठीक, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि थानेश्वर में वर्धन वंश का पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति वर्धन किया था। कौन किया था? पुष्यभूति वर्धन ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है मिलान करना है, राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो वर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वर्धन की जो राजधानी थी वह थानेश्वर थी। कहाँ? थानेश्वर। मौखरी की बात करें तो कन्नौज थी। वाकाटक की बात करें तो पुरिका थी। और मैत्रक की बात करें तो बल्लभी थी। तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ठीक, आगे बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। तो इसमें भी मिलान करना है, संस्थापक दिए हैं और राजवंश उनके दिए हैं। तो वर्धन जो है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? तो वर्धन के जो संस्थापक है पुष्यभूति वर्धन है। और मौखरी की बात करें तो मौखरी के जो संस्थापक हैं ईशान वर्मा है। और वाकाटक की बात करें तो विंध्याशक्ति हैं। कौन है? विंध्याशक्ति। एक मिनट, कौन है? विंध्याशक्ति। मैत्रक की बात करें तो भटारका है। कौन है? भटारका। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ऑप्शन जो है हमारा बी में मिल रहा है दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसकी राजधानी क्या थी? जो कदम्ब राज्य है उसकी स्थानीय राजधानी क्या थी? बंगाल थी, या फिर कन्नौज, या जयवंती, या वनवासी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कदम्ब की राज्य की राजधानी थी, मयूर शर्मन जो स्थापना किया था, वह वैजयंती थी। कहाँ थी? वैजयंती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? संस्कृत का महान विद्वान और लेखक जो था वह हर्षवर्धन था। कौन? हर्षवर्धन। बात करें तो कह रहा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? तो यह बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की 7 नंबर का कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है तीर्थ यात्रा भारत का था? क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री जो है भारत आया था? चीन का कौन रहने वाला तीर्थ यात्री था जो भारत आया था हर्षवर्धन के समय में? तो वह था वेनसांग। कौन था? वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बात करते हैं चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को जो पराजित करने वाला शासक है वह कौन है? नरसिंह वर्मन ने किया था। कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की हत्या। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? कौन शासक है जिसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है बाणभट्ट जो है किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? तो यह हर्षवर्धन के थे। किसके? हर्षवर्धन के। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एक संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? एलौर अभिलेख से, या फिर बंडखेड़ा लेख से, या हाथी गुफा अभिलेख से, या वेनसांग के वर्णन से। तो जो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष की जानकारियाँ मिलती हैं वह एल्होर अभिलेख से मिलती हैं। एहोल अभिलेख से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है प्रतापीशील, हुण और हरिण केसरी, महाराज धीराज नामक उपलब्धियां किसने
किसके नाम थी, जो कि हुण, हरिण, केसरी और महाराज धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा प्रभाकर वर्धन ने किया था। कौन? प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? जो हर्षवर्धन है वह अपनी राजधानी कहाँ ले गया था थानेश्वर से? तो कन्नौज स्थापित किया था। थानेश्वर से जो राजधानी कन्नौज ले गया था हर्षवर्धन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 13-14 नंबर का कह रहा है शकलोपत्रा पथनाथ किसे कहा जाता है? शकलोपत्रा जो पथनाथ है वह किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है शकलोपत्रा पथनाथ। आगे बात करते हैं तो कह रहा वेनसांग ने, एक मिनट, कह रहा वेनसांग ने किसे शिलादित्य भी कहा है? वेनसांग जो है चीनी यात्री है, किसे शिलादित्य की उपाधि दिया है? किसे कहा शिलादित्य? तो वेनसांग को शिलादित्य भी कहा है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? उत्तर भाग के जो भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो सही आंसर जो होगा हर्षवर्धन जो है किया था उत्तर भारत का गठन। बात करें तो अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन शासक था जो हर्षवर्धन के समकालीन था? शशांक या ध्रुवसेन या पुलकेशिन द्वितीय? तो इसमें सही आंसर जो होगा बंगाल का शासक था शशांक, वह हर्षवर्धन के समकालीन था। बात करते हैं 18 नंबर की। इसमें कह रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे परास्त किया था? महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या फिर गोदावरी नदी के? तो इसका सही आंसर जो होगा नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या फिर थानेश्वर? तो सही आंसर जो होगा कन्नौज जो था सबसे महत्वपूर्ण शहर था उत्तर भारत का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? फिरसौदी ने या फिर बाणभट्ट या बहार मिहिर या इनमें से कोई नहीं? तो हर्ष चरित जो पुस्तक लिखे हैं बाणभट्ट, जिसमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है, जीवन के बारे में लिखा गया हर्ष चरित पुस्तक और उसके लेखक है बाणभट्ट। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग या फिर वाराणसी या पेशावर में? तो इसका सही आंसर जो धार्मिक सभा करता था हर्षवर्धन प्रयाग में करता था। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार में? तो जो थानेश्वर है यह हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं कह रहा हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? जो हर्षवर्धन की बहन है राजश्री, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो उसका विवाह जो हुआ था नरेश वर्मन से हुआ था। नरेश वर्मा से हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। मौखरी नरेश वर्मा से हुआ था उसका विवाह। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि इसमें हर्षवर्धन के अग्रज जो है राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? जो हर्षवर्धन के अग्रज भाई है राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? तो जो अशोक के भाई की हत्या करने वाला शासक है वह नरेश गौड़ शशांक ने किया था। कौन? शशांक ने किया था हर्षवर्धन के भाई की हत्या, जो कि राज्यवर्धन था। आगे बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि हर्षवर्धन 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में किया था? तो वह जो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में किया था। ऑप्शन ए होगा, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में संवत की स्थापना किया था 606 ईस्वी में। आगे बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? वर्धन वंश की राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज कौन शासक ले गया था? अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है।
तो कौन था? हर्षवर्धन था, जो कि थानेश्वर राजधानी थी। उसके बाद वह ले गया था कन्नौज। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज कहाँ स्थित है? तो कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं तो ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ह्वेनसांग जब भारत में यात्रा किया था तो उस समय सूती कपड़ों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा प्रसिद्ध नगर, प्रसिद्ध स्थल था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। या फिर सही आंसर इसका कौन सा होगा? तो ह्वेनसांग जब भारत की यात्रा किया था उस समय मथुरा जो है सूती कपड़ों के सबसे उत्पादन में सबसे आगे था। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, कवि जो बाणभट्ट निवासी थे, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो यह थानेश्वर के थे, ऑप्शन बी होगा, थानेश्वर के निवासी थे कवि बाणभट्ट। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नागानंद का रचनाकार कौन थे? नागानंद जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है, उसको कौन लिखे हैं? तो हर्षवर्धन जो है नागानंद की रचना किए हैं, हर्षवर्धन। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? हर्षवर्धन जो है 2 धार्मिक सम्मेलन करता है और कहाँ कहाँ किया था? तो वह एक कन्नौज में किया था, दूसरा प्रयागराज में, ऑप्शन ए होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के जो नाटककार कौन थे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, इनमें से पूछा है। बाणभट्ट है, विशाख दत्त है, या फिर वात्सन्य है, या फिर हर्षवर्धन है। तभी हमने ऊपर पढ़ के आया है कि जो कि नागानंद की रचना करने वाले कौन है, तो हर्षवर्धन हमारा सही होगा। इसी में पूछा है नागानंद या फिर रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब पुस्तक जो है हर्षवर्धन की है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जर को पराजित करने वाला शासक है हर्षवर्धन है, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है आज भी वर्तमान समय में? तो उसकी जो पुस्तक है सी क्यू की, उसकी रचना द्वारा हम लोग उन्हें याद करते हैं, सी क्यू की। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला जो पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय जो है कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर जो होगा पुलकेशिन द्वितीय वतापी या फिर बदामी का राजा था। पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। आगे बात करते हैं अगले की, कह रहा है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है? शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को, ह्वेनसांग, इतसिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। बात करें तो कह रहा है ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष तक रहा था? ह्वेनसांग जो भारत आया था कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो यह लगभग 14 वर्ष तक रहा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है ह्वेनसांग के समर्थन एवं महायान धर्म के प्रचारक जो प्रचारार्थ हैं हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? हर्षवर्धन जो है 643 ईस्वी में धर्म का प्रचार के लिए एक सम्मेलन करते थे, और कहाँ करवाए थे 443 ईस्वी में? कन्नौज में, थानेश्वर, प्रयाग या फिर उज्जैन में? तो इसका सही आंसर जो होगा 643 में जो सभा कराए थे वो कन्नौज में था, ऑप्शन ए सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है वह हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त जो है अग्रमण को रोका था। जो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष जो है हर्षवर्धन को किसने रोका था नर्मदा नदी के तट पर? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, या फिर विक्रमादित्य ने, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय? तो सही आंसर जो होगा पुलकेशिन द्वितीय जो है नर्मदा नदी के तट पर सम्राट अशोक को पराजित किया था। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को
100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिए थे। निम्नलिखित में से किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय जो है दान स्वरूप में दे दिया था? कौन शासक था? हर्षवर्धन था। नालंदा विश्वविद्यालय की जब निर्माण हो रहा था तो 100 गांव का जो टैक्स लिया जाता था उसको दान के स्वरूप में दे दिया था, 100 गांव का टैक्स लेकर हर्षवर्धन। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें मिलान करना है। तो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो हर्षचरित जो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। और बात करें नीति शतक या श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? इसके हैं भर्तहरि हैं, भर्तहरि। और सूर्य शतक की बात करें तो सूर्य शतक जो है मयूर द्वारा लिखा गया है। और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें 48 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है कि कौन सुमेलित है? अवंती जो है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, हाँ यह बात सही है। और सिंहानंद जो था महासेनापति था, यह भी बात सही है। कुंतन जो है सेनापति अश्व का सेना था, घोड़ों का सेना। तो फिर जो है कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त सभी जो कही गई बातें हैं सब सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहा गया किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्द गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता में प्रेमी है। किसने यह पंक्ति को कहा है कि भारत के जो लोग हैं वह गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता में प्रेमी होते हैं? तो किसने कहा है? यह जो ह्वेनसांग है, यह चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहा है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि घंटी यंत्र जो है, एक मिनट, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का जो प्रयोग होता था कहाँ किया जाता है? तो खेत के सिंचाई में किया जाता था। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, खेत की सिंचाई के लिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश जो है हर्षोत्तर काल से स्रोत में मान्यताएं उल्लिखित है? हुंडी की प्राकृतिक जो परिभाषा क्या थी? हुंडी की प्राकृतिक को परिभाषित करता है, क्या करता है? वह विनिमय पत्र था। क्या था? विनिमय पत्र। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या होता था? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या होता था? तो इसका अर्थ होता था जलाशय की भूमि को एरीपत्ती कहा जाता था। ऑप्शन ए। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? भू राजस्व की जो सीमा थी कितनी थी? 1/6 से लेकर 1/10 तक थी। क्या हर्षवर्धन के समय में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? 1/6 से लेकर 1/10 तक। बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? मौखरी के जो शासक थे उनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो कन्नौज हुआ करती थी मौखरी शासक की राजधानी। बात करें अगले क्वेश्चन की, 55 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि CQकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? जो CQ की पुस्तक है उसका विवरण किससे जुड़ा है? तो ह्वेनसांग के द्वारा। ह्वेनसांग द्वारा लिखा गया एक पुस्तक CQ की है जो कि चीनी यात्री ह्वेनसांग। तो ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक।